नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मनरेगा का नाम विकसित भारत जी राम करने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने इसे काले कानून करार देते हुए इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने की बात कही। सोनिया गांधी ने वीबी जी राम जी बिल पास होने पर कहा कि 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय मनरेगा संसद में आम राय से पास हुआ था। इसने गरीबों को रोजगार का कानूनी हक दिया था और इससे ग्राम पंचायतों को ताकत मिली थी। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के सपनों की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। मोदी सरकार ने गरीबों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है। हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था। ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इससे गरीबों के हितों पर हमला किया है। भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अविरल मलिक जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। अविरल जी, सोनिया गांधी और पूरा विपक्ष लगातार मनरेगा को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा पर एक तरह से बुलडोजर चला दिया है और गरीबों का हक मारा है। क्या कहेंगे सर इस पर? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उनके आरोप प्रत्यारोप का मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को एक तरीके से भ्रमित करने वाला है। इससे सच्चाई का किसी रूप में लेना देना नहीं है। और जहां तक विषय गांधी जी का, निश्चित रूप से हम गांधी को अपना आदर्श, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक मानते हैं। इसमें कोई किसी रूप में मैं समझता हूँ दो राय नहीं है। लेकिन अविरल जी, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या पूरे विपक्ष की अगर हम बात करें तो उनका तो साफ तौर पर यह कहना है, खासकर कांग्रेस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से मनरेगा का नाम यहां पर बदला जा रहा है और मनरेगा पर यह बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि कांग्रेस की अहम भूमिका रही है मनरेगा में और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को वो खल रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का और भारतीय जनता पार्टी के विषय पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को भ्रमित करने वाला है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सच्चाई का, तो सच्चाई से पूर्ण रूप से परे है। और उसके साथ साथ जहां तक मनरेगा का विषय, निश्चित रूप से वो अगर योजना की बात कर ली जाए तो पूर्ण रूप से जनता को उसका लाभ मिले, इसकी हम चिंता कर रहे थे, कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बिल्कुल। और अविरल जी, लेकिन सोनिया गांधी ने यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया है कि वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने देश की जनता से भी आह्वान किया है कि वो लड़ने के लिए तैयार रहें। यानी ये जो नया बिल यहाँ पर लाया गया है, इसके विरोध में अब कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उन्होंने जिस तरीके का आह्वान किया है कि जनता को भी इसके विरोध में एक स्वर में बोलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जहां तक योजना के इम्प्लीमेंटेशन का विषय है तो योजना सही रूप में इंप्लीमेंट हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से रोजगार की गारंटी का, तो रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और बेरोजगारी समाप्त हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। ग्रामीणों को एक तरीके से रोजगार मिले, इसकी चिंता हम कर रहे हैं रूरल एरियाज में। और जहां तक विषय है महात्मा गांधी जी का, तो निश्चित रूप से एक तरीके से गांधी जी की अगर बात कर जाए, उनके सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है। चाहे स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करने का विषय हो या फिर एक तरीके से शौचालयों का निर्माण का विषय हो, तो सबको स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं मालूम है। ठीक है मलिक साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष का बार बार यह आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने निर्णय लेती है और उसमें ना किसी
विपक्ष से कोई सलाह मशवरा होता है, ना किसी तरह का कोई चर्चा उस मुद्दे पर किया जाता है, बस एक तरह से अपने बिल यहाँ पर थोपे जा रहे हैं। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बिल थोपने का, तो किसी रूप में कुछ नहीं थोपा जा रहा है। जहां तक सच्चाई का विषय है, तो सच्चाई से एक तरीके से इनके आरोप पूर्ण रूप से परे हैं। सच्चाई क्या है इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि आरोप लगाएं, और जहां तक विषय आरोप लगाने का, तो आरोप लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपना विषय बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ग्रामीणों के रोजगार को सुनिश्चित करने की चिंता कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय मैं समझता हूं नहीं। चलिए मलिक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जहां एक तरफ पूरा विपक्ष मनरेगा को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सोनिया गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरह से मनरेगा पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया कृत्य है, क्योंकि मनरेगा में कांग्रेस का अहम योगदान रहा, और अब इसी वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो सोनिया गांधी ने सभी से आह्वान किया कि वो इसके खिलाफ आवाज़ मुखर करेंगी और सभी को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। ये नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2 भवन हर साल करीब 1 करोड़ 31 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इस टर्मिनल के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, विमानन मंत्री राम मोहन नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपए खास तौर पर विमानों की मरम्मत, रखरखाव और ओवरहॉल सुविधाओं के लिए रखे गए हैं। इससे भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि हवाई अड्डे का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर उनकी 80 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो गौरतलब है कि नया टर्मिनल करीब 1,40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। इसका डिज़ाइन असम की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जो राज्य की पहचान को दर्शाता है। असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह, और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं। पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है। साथियों, असम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में नादिया के ताहिरपुर में रैली के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद वो कोलकाता एयरपोर्ट पर लौट गए। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से ही रैली को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खराब मौसम के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाने पर लोगों से माफ़ी भी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम की वजह से उन्हें कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करना पड़ा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मंत्र था। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने रैली में शामिल होने जा रहे कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ट्रेन हादसे में मौत की सूचना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने बंगाल समेत पूरे देश के लोगों को बड़ी राहत दी है और दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान देश भर के लोग इससे काफी लाभान्वित हुए हैं। हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है, और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की
कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। हमारी उधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि जर्मनी जाते हैं और जर्मनी से हर्टी स्कूल में कार्नेलिया वोल्स से मिलते हैं। तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ऐसे ही हैं जैसे दो जिस्म और एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, जिसमें ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के तौर पर कॉर्नेलिया वोल का नाम है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और वहां जाकर भारत के शत्रुओं से मिलते हैं? ये कौन सा भारत विरोधी एजेंडा है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। वहीं बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले से सामने आई एक घटना ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है बल्कि कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस निंदा के नाम पर एक हिंदू युवक को वहशी भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके निर्वस्त्र शव को सड़क पर घसीटा, हाईवे जाम किया, डिवाइडर पर टांगा और करीब 2 घंटे तक जश्न मनाने के बाद शव को आग के हवाले कर दिया। इस केस में अब सरकार ने एक्शन लिया है। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के ताराकांदा उपजिला का रहने वाला था। वो पायनियर नेटवेयर्स बीडी लिमिटेड नाम की गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। स्थानीय सूत्रों और बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपू चंद्र दास फैक्ट्री के लिंकिंग सेक्शन में काम कर रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर उसने एक सहकर्मी से बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बात की जानकारी तेजी से फैक्ट्री के बाहर फैल गई। कुछ ही समय में सैकड़ों लोग फैक्ट्री गेट के बाहर जमा हो गए और देखते देखते भीड़ की संख्या 1500 से 2000 के बीच पहुंच गई। भीड़ में आक्रोश बढ़ता गया, नारेबाजी शुरू हुई और प्रदर्शनकारी फैक्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। फैक्ट्री कर्मचारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ता देख औद्योगिक पुलिस और भालुका मॉडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। उधर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। आरजेडी चीफ का यह ऑपरेशन नई दिल्ली में हुआ है। लालू यादव के बाईं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। गौरतलब है कि लालू यादव का किडनी भी ट्रांसप्लांट हो चुकी है और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के दौरान उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन के आराम के बाद उनकी आंखों पर लगी पट्टी को हटा लिया जाएगा। लालू यादव का 2022 में सिंगापुर में किडनी भी ट्रांसप्लांट किया गया था। वो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। लालू को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी। तो लालू यादव को शुगर की भी बीमारी है। पिछले काफ़ी समय से लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर हैं। अब आरजेडी की पूरी कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा था और वो केवल 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी।
वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस लीडर अलका लांबा के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन लागू करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने, सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने, कानून आदेश न मानने और सार्वजनिक रास्ते में रुकावट डालने से जुड़े आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में आरोपी अलका लांबा के खिलाफ बीएनएस की धारा 132/221/223 ए 285 के तहत मामला बनता है। इसलिए ऊपर बताए गए प्रोविजन के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में बरी करने की मांग करने वाली अलका लांबा की अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी की ओर से कार्यवाही से मुक्ति यानी कि समाप्ति की मांग वाली याचिका उपरोक्त कारणों के मद्देनजर खारिज कर दी गई और उसका निपटारा किया जाता है।